यश और इसमें दिया बच्चों देयर टू ब्लॉक M1 M2, इसको क्या किया स्क्रीन को इलोंगेट कर दिया है ना, इलोंगेटेड एंड देन उसको छोड़ दिया। इलोंगेटेड है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा इस डायरेक्शन में अभी इस पर फोर्स क्या लगेगा, दोनों का एक्सेशन सेम होगा या अपोजिट होगा, सॉरी डिफरेंट होगा, एक्सेशन डिफरेंट होगा बिकॉज़ फोर्स सेम और मास डिफरेंट है, एक्सेशन डिफरेंट होगा। बट अगर मैं इसको सिस्टम ले लूं तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा, सिस्टम पे नेट फोर्स, सिस्टम को रिलीज किया कहां से, रेस्ट से। VCM अभी क्या है, रेस्ट से रिलीज किया, तो VCM क्या है, ACM क्या है, तो VCM आगे चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में आ रहा है? सो मैं क्या कहूंगा, if we consider system M1 plus M2 system F net 0, that means ACM 0, so VCM constant, VCM constant का मतलब जीरो, यहाँ पे इस पर कोई केस नहीं, तो डेल्टा XCM डेल्टा XCM जीरो। जब डेल्टा XCM जीरो तो लेट्स की यहां से यहां गया, सपोज ये डिस्टेंस आ गया कितना x1, ये डिस्टेंस आ गया x2, तो x1 x2 में क्या रिलेशन रहेगा, m1 x1 प्लस m2 x2, तो माइनस x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होगा ना डेल्टा XCM। और डेल्टा XCM क्या करा, पहले था इलोंगेशन d और बाद में हो गया कंप्रेशन d, तो दोनों मिलकर कितना मूव किया है 2d, लेकिन डेल्टा XCM क्या कहेंगे, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा तुम्हारा 2d और इसमें रिलेशन आ गया 0, तो क्या हो जाएगा m1 x1 इक्वल टू, तो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल क्लियर सॉल्व हो जाएगा है ना। तो ये बेसिक सवाल है बच्चों, इसको कर लो यार एक बार। कुछ बच्चों को जानते हैं, आर्य जोशी, कौशल, तनिषा, अनुष्का, समीक्षा, मार्का, समीक्षा तुमसे भी मिले हैं, तो अपना पुराना बच्चा है, पुराना नहीं मतलब, अब चश्मा ठीक है। अंशु मल्हार, हाँ तुमसे मिले हैं। अर्चित, अर्चित बागर, तन्मय, पवन भटकर, माँ भूल नहीं गए, ओम देवरे, ठीक है, आशीष मोरे, अथर्व पूरा, अथर्व हाँ, समर्थ, लोकेश, चलो मिटा दो इसको। तो पवन कल जो पूछ रहा था कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन या निर्मित, तुम भी स्टार्ट कर दो ऑफलाइन है ना। So next out part 2 part 2 का देखिए। अब इसे तुम्हारा बताओ D2, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है कि इसमें अभी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा शायद, वाला पार्ट होगा M a mass A and B hits inelastically while moving horizontally with some velocity along the common line. अब देखो इसमें क्या है, कोलिजन दिया, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो गलती से इसमें दे दिया कि कोलिजन पढ़ाई नहीं है, बट एनीवे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग ब्रिलियंट। तो ये इससे इनइलास्टिकली कोलाइड किया है और ई एक टर्म दे दिया 0, इसका मतलब सिंपल सा था कि कोलिजन्स में
के बाद ये स्टिक कर गया, दोनों सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ अभी, तो क्या होगा, दोनों साथ साथ मूव करेगा एंड किसी भी कोलिजन में मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन इज द बेसिक थिंग। तो मैं पहले थोड़ा सा आइडिया बताता हूं, अगर ये v से जा रहा है ना, इससे कोलाइड किया, दोनों क्या हो गया, एक साथ मूव करेगा, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv, और बाद में इसका दोनों मिला के टोटल मास हो गया 2 है। दोनों साथ मूव करना शुरू कर, जैसे इसका वेलोसिटी हो गया v डैश, तो v डैश कितना हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता इसमें जरूरत पड़ेगा कि नहीं, ये बता दें, इसकी जरूरत हो सकता है। बट अगर मैं इसको सिस्टम ले लिया, तो इस जो कोलिजन हो रहा है, जो स्ट्राइक कर रहा है, क्या एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, इस पूरे को सिस्टम लिया तो एक्सटर्नल फोर्स में स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, वो इंटरनल हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज बताओ, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं, जीरो नहीं है ना, ये v है, कितना हो जाएगा, VCM अभी कितना है बताओ, m into v प्लस ये जीरो है ना, समझ में आया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, कितना हो जाएगा v बाई a b c, ये तीनों को मिलाकर अगर सिस्टम लिया तो दिस सिस्टम विल हैव सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी v बाई 3। इज इट क्लियर। इनिशियली तो मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं, compression will be maximum when blocks have same velocities, yes, सही है ना। कंप्रेशन मैक्सिमम के लिए क्या कहेंगे, देखो इसका वेलोसिटी अभी तो v डैश बाय 2 हो जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 था, लेकिन जैसे ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस होगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, बट जब तक इससे ज्यादा वेलोसिटी इसका है तब तक क्या होगा, इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर। As long as this has lesser velocity than this, they will come closer. और फिर इसका velocity बढ़ते बढ़ते इसका कम होते होते एक समय क्या हो जाएगा, equal. At that moment, compression will be maximum. अभी ये compress है तो इसका velocity और further बढ़ेगा, और इसका velocity इधर लग रहा फोर्स और कम हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, compression फिर कम होना शुरू हो जाएगा। Is it clear? तो ड्यूरिंग मोशन अगर हम लोग पूछे कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, तो मूविंग ब्लॉक्स विल हैव, दोनों इन पे वेलोसिटी क्या हो जाए, इनफैक्ट मैक्सिमम इलोंगेशन का भी वही कंडीशन होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन का भी वही कंडीशन। इज क्लियर, ठीक ना। तो ए कंप्रेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन ब्लॉक्स हैव सेम वेलोसिटी, करेक्ट। बी वेलोसिटी ऑफ सी इज मैक्सिमम व्हेन a plus b is at rest. Velocity of c, नाम कौन सा है, ABC यही है ना नाम, ABC, हाँ, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, समझना है। इसका वेलोसिटी जिस समय कोलाइड किया था उसका वेलोसिटी हो गया v by 2, इसका मास था कितना, एक मास मान लेते हैं, कितना 2 है। अब इसका वेलोसिटी कम होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी कब तक बढ़ती जाएगा, स्प्रिंग अभी कंप्रेस था ना बीच में, स्प्रिंग जब तक कंप्रेस है तो इधर फोर्स लगा रहा है, इधर अगर फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन इधर है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जिस समय स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाए, स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ में। इज इट क्लियर, जब ये नेचुरल लेंथ में, अब ये फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम। अब समझना एनर्जी पार्ट पे, एनर्जी पार्ट पे स्प्रिंग आ गया नेचुरल, इसमें कोई एनर्जी स्टोर है क्या, इसके पास एनर्जी कुछ है, ठीक है। अब देखें तो मोमेंटम क्या होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसका वेलोसिटी v हो गया, ठीक है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया है, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा हाफ mv², इसका वेलोसिटी हाफ m, स्टैटिक एनर्जी हाफ mv², और इसका अगर 0 हो गया, इसका काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है और ये, ठीक है। लेकिन ये तब होता, समझना है इसको,
ये तब होता है जब यहाँ के बीच का जो कोलिजन होता है वो कोलिजन, अभी इसको कोलिजन नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये जो कोलिजन हुआ है वो कोलिजन कौन सा हुआ है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक हुआ तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा, उसमें एनर्जी क्या हो जाएगा? नेट एनर्जी का लॉस होगा। तुम यहाँ पे कर सकते हो पता कैसे? जस्ट आपके कोलिजन देखते हैं, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v/2। इज इट क्लियर? हाफ m 2m, हाफ into 2m into v/2 का स्क्वायर। सुनना, इसके पास एनर्जी कितना हो जाएगा देखो? हाफ m कितना हो जाएगा? v²/2 ना, एक 2 जाएगा, एक 4 रहेगा। अभी इसके पास एनर्जी कितना है? 1/4 mv²। मोमेंटम कितना है? mv, 2m into v/2 कितना है? mv। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन। वेलोसिटी c is maximum when a plus b is at rest। c का मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? तो हमने ऐसे समझाया कि जब स्प्रिंग क्या हो जाएगा? नेचुरल। क्लियर? दैट मींस इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं। क्लियर? अब जिस समय नेचुरल लेंथ में आ गया बच्चों, क्या ये रेस्ट में आ जाएगा क्या? अब कैसे नहीं आएगा वो बताओ। अगर ये रेस्ट में आ गया तो इसका मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर, मतलब इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? v। अगर इसका वेलोसिटी v हो गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो वैलिड हो गया। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें एनर्जी है नहीं, ऐसे होता है, कुछ होता है। इसी के पास एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m v²। जबकि इसके पास टोटल एनर्जी है कितना? कितना एनर्जी है? 1/4। तो इतना एनर्जी हो सकता है क्या? तो जिस समय इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उस समय ये रेस्ट में आ जाएगी, पॉसिबल। कहां से कॉन्ट्रडिक्शन आया? एनर्जी कंजर्वेशन से। मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या कहेंगे? अगर ये रेस्ट में आ गया तो इसका वेलोसिटी होना चाहिए कितना? v। अगर v वेलोसिटी हो गया तो एनर्जी होना चाहिए हाफ mv²। बट ये हाफ mv², इसके पास एनर्जी तो है ही नहीं। इज इट क्लियर? हालांकि थोड़ा सा कोलिजन का इसलिए कुछ दिक्कत हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो बी पार्ट जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सी विल बी मैक्सिमम व्हेन a plus b is at rest, दैट इज रॉन्ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ सी इज मैक्सिमम व्हेन अ स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड। सही है ना? ये तो बताइए। सो सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? नहीं आया तो बताओ। हमने क्या बताया कि जब तक इधर फोर्स लग रहा है तब तक वेलोसिटी बढ़ रहा है। फोर्स जिस समय 0, उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम। तो सी इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। And velocity of C is minimum when a spring is undeformed। मिनिमम वेलोसिटी इसका फिर देखोगे 0 हो जाएगा। जैसे अभी देखो इसका वेलोसिटी कितना है? 0 इनिशियली, मतलब जस्ट इसका वेलोसिटी v/2, इसका वेलोसिटी कितना है? 0। और इसका स्प्रिंग अभी कैसा है? नेचुरल। तो 0 से वेलोसिटी कम क्या होगा? ठीक है ना? तो ये भी देख, जैसे मोर देन 1 है क्या ऑप्शन करेक्ट? Which of the option is incorrect? तो ऐसा ए करेक्ट हो गया था ना, कंप्रेशन में मैक्सिमम। ए करेक्ट, बी रॉन्ग, सी करेक्ट एंड डी भी करेक्ट। डी करेक्ट ना, हमने इसलिए थोड़ा करेक्ट मोर देन बोला। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? कौशल, चलो नेक्स्ट सवाल। इसको हालांकि कोलिजन से कितना पूछना चाहिए। तो आगे बढ़े क्या? आज कोलिजन स्टार्ट कर दें।
ये सिंगल एंड डबल इंटीजर टाइप में अगर मैं कहूँ कि 9 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस, ये हो जाना चाहिए। और एक सवाल ले रहा हूँ एचसी वर्मा का 19 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं फिर कॉलेज स्टार्ट करते हैं। एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल 19, और इधर मैं कर रहा हूँ, इधर में हो जाना चाहिए कौन सा इंटीजर टाइप वाला जो है ना, पार्ट 3 सिंगल एंड डबल वैल्यू इंटीजर टाइप। सो 9 11 9 10 11 हाँ एक्सरसाइज 2 अच्छे सवाल हो जाने चाहिए। तो इस सवाल को ना स्टार मार्क कर लो, कम से कम 4 स्टार मार्क, बहुत बढ़िया सवाल है। दो ब्लॉक है M1 M2 एंड इसको क्या किया है, एक फोर्स लगा रहे हैं F, कांस्टेंट फोर्स। इस सवाल को अगर हम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे तुम देख सकते हो, जब फोर्स लगा, इसका एक्सेशन वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ये तो कांस्टेंट लग रहा है, वरना स्प्रिंग का भी फोर्स है, वेरिएबल है, इसका भी एक्सेशन वेरिएबल है। तो ग्राउंड फ्रेम में ये मोशंस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, सो इसका मोशन अगर मैं स्टडी करूं तो मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास में जाकर स्टडी करूं। तो इन स्टडी दिस मोशन इन सेंटर ऑफ मास फ्लो। What will be the accession of center of mass? कौन सा accession of center of mass, external force कितना लग रहा है F, which is the mass total system का M1 plus M2, this is ACM। अभी इनिशियल दोनों का वेलोसिटी क्या है 0, और स्प्रिंग जो है वो किसमें है, नेचुरल है, अभी t इक्वल टू 0। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास में बैठ गया तो मुझे दिखेगा एक्चुअली सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड फ्रेम, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन निकाल लिया। तो अगर सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखिए तो अभी तो मुझे क्या दिखेगा, इसका वेलोसिटी भी 0, इसका वेलोसिटी भी 0। अभी ये देखिए सेंटर ऑफ मास में बैठे, तो दोनों का वेलोसिटी 0, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी 0। लेकिन सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो ग्राउंड फ्रेम में वो एक्सेलरेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखेंगे तो इससे पहले हम लोग फोर्सेस देखेंगे। सेंटर ऑफ मास का फ्रेम, इस ब्लॉक पर फोर्स कितना लगेगा, कंसीडर M2, व्हाट विल बी द फोर्स, तो इसका एक लग रहा है F, और इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा कि नहीं, M2 इंटू कितना AC, और एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा।
अगर मुझे F और M2 ACM की बात करें, इन दोनों को अगर देखें, F और M2 into ACM तो माइनस M2 ACM कितना है, F अपॉन, ठीक है। तो अगर मैं कहूं M2 पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, एक्सटर्नल की बात करें, ये देख लो क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू F माइनस M2F तो आ जाएगा M1F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये सही लिखा। एक्सटर्नल फोर्स ऑफ M2 इज दिस मच, एक्सटर्नल फोर्स F प्लस सूडो फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा ना, M2 ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, क्लियर। व्हाट अबाउट M1, M1 पे kx इधर लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगेगा, M1 इंटू ACM। तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा, M1 इंटू ACM डिवाइड बाई, अगर बात करूं तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर बैठ गया बच्चों, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखना कितना इंपॉर्टेंट फ्रेम है। तो एक्सटर्नल फोर्स नेट कितना लग रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, M1 पे लग रहा है कितना, इधर हमारे साइड पे, M2 पे कितना लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, कितना इधर प्लस साइड। व्हाट इज द नेट फोर्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जीरो होना भी चाहिए। सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन क्या दिखना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन जीरो दिखना चाहिए। मतलब सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, मतलब हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है, सही है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो है। तो अब क्या दिखेगा आप समझ लो, यहां से मैं बैठ के देखा हूं, मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं। मैं क्या देखूंगा, इस पे लग रहा है फोर्स M1 F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 एक्सटर्नल फोर्स, और इस पे लग रहा है इधर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हम देख रहे हैं तो ये दो फोर्स दिख रहा है, दोनों पे फोर्स इक्वल है, बट एक्सेशन इक्वल नहीं। अब दिखेगा कि ये जा रहा है इधर, कुछ दूर गया इधर, इस ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको ये स्प्रिंग फोर्स काउंटर बैलेंस कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो शुरुआत में तो इस पे एक्सेशन इधर रहेगा रहेगा है ना, वेलोसिटी जब बढ़ेगा फिर इस में वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, इसके फ्रेम में, किसके फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और आगे जाएगा तो स्प्रिंग ज्यादा एलोंगेट होगा तो इसका वेलोसिटी कम होने लगेगा। सो ये आगे जाते 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 फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, फाइनली ये रुक जाएगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम। इसका देखो फोर्स कितना लग रहा है इधर, पहले वेलोसिटी ये गेन करेगा इधर, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और फिर जाके एक समय क्या हो जाएगा, ये रुकेगा। क्या ये दोनों एक ही मोमेंट पे रुकेगा क्या, बोथ विल कम टू रेस्ट एट द सेम मोमेंट। अगर सेम मोमेंट पे नहीं हुआ, अगर सेम मोमेंट पे ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका एक सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा, एक मोमेंटम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। समझ में आया। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास में बैठे देखो तो मैं अपने आप को क्या देखूंगा, रेस्ट में ना, तो मेरा मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर ये रेस्ट में आ रहा है तो उसी मोमेंट पे ये भी रेस्ट में आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि m1 v1 प्लस m2 v2 ये जीरो हो गया, कुछ हो गया, क्लियर। तो लिखो कंसेप्ट, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, in center of mass frame, net external force on the system must be zero. Must be zero, will be zero.
दूसरा देखो, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, velocity of center of mass will be 0. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हमें अब देखते हैं, अब अपने आप को फिक्स करते हैं। हम लोग एक्चुअली स्टार्ट कहां से किए, हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो ये प्रेडिक्ट करना बच्चों, इलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, जाते 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 जब रुक जाएगा तभी तो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। जब तक इधर वेलोसिटी तब तक इलोंगेशन बढ़ रहा है, जब रुक गया तो इलोंगेशन मैक्सिमम, उसका फिर क्या होगा, वो वापस आएगा, तो फिर से इलोंगेशन कम होने लगेगा। तो इलोंगेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन ब्लॉक विल कम टू रेस्ट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, या अगर ग्राउंड फ्रेम में कहते तो दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो लिखो, elongation will be maximum when velocity of the block in center of mass frame becomes 0. So elongation will be maximum. Elongation is in fact compression. Elongation will be maximum when velocity of blocks becomes 0 in center of mass frame. Let's give block, suppose this goes in this direction with distance x2 and this goes in this direction with distance x2, ठीक है, before coming to rest। तो इलोंगेशन हमारा कितना हो जाएगा, x1 प्लस, तो हमारा टारगेट है निकालना क्या, x1 प्लस x2, क्लियर। So next we can apply work power energy, work energy theorem in center of mass frame. Applying work energy theorem in center of mass frame. So इसमें देखते हैं, what is the work energy theorem, delta k is equal to work done by all forces, work done by all forces, या कहें डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग भी है, चलेगा ना। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आप कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस सूडो, है ना, एक्सटर्नल में आ जाएगा सूडो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, ठीक, एक्सटर्नल में सूडो भी आ जाएगा। So delta K, what is the initial kinetic energy? दोनों रेस में था। What is final kinetic energy? 0. So the final भी रेस में। Delta U, delta U कौन सा, स्प्रिंग फोर्स होता है। फाइनल स्प्रिंग जो है वो इलोंगेटेड कितने से, x1 से या x1 प्लस x2 से, कह सकते हैं हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, और इनिशियली स्प्रिंग क्या था, नेचुरल लेंथ था। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देखो इस पे एक्सटर्नल प्लस सूडो मिला करके नेट कितना आया था, m1f डिवाइडेड बाय ये है ना एक्सटर्नल फोर्स नेट m2 पे, और ये कितना जुड़ गया है x2, ये वर्क डन पॉजिटिव ना, m1f डिवाइडेड बाय प्लस m2 कितना गया x2 पॉजिटिव, प्लस इस पे इससे बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, कितना इधर लग रहा है, और गया भी किधर, इधर। तो अगेन बताओ कि ये सही लिखा क्या, तो क्या आ जाएगा बच्चों, m1f डिवाइड बाय m1 प्लस m2 x1 प्लस x2, और ये हो जाएगा हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, एक चला जाएगा
m1f divided by m1 plus m2 into 2 by k. ये मैक्सिमम वॉल्यूम। इसको जितनी बार करो, 2-3 बार करो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा कि हम तो इस मेथड से जा रहे हैं। इसमें बताओ कहीं पे इसमें दिक्कत चल रही है? नॉन कंजर्वेटिव तो कुछ है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन ही समझ। इसी सवाल को मैं ऐसे दे दूं बच्चों कि देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये स्क्वायर है और एक इधर, तो ये चला जाएगा ना। इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं। लेट्स ये मास m है और इसका मास लेट्स 2m, इस पे फोर्स लग रहा है 2f और इस पे फोर्स लग रहा है। इनिशियली नेचुरल में है, फाइंड x max। ऑप्शन फ्रिक्शन 0 स्मूथ सरफेस। ट्राई करो इसको। यश सावन दिखाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रहा है पूरा? यश पीछे में लगा, पीछे में फोर्स लगा है दोनों पे, एन पे भी फोर्स। इसमें क्या करें? क्या
इस पे जो फोर्स लग रहा है 2F लग रहा है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो कितना जाएगा ACM 2F - F नेट फोर्स हो गया F डिवाइड बाय 3 तो इसका हो जाएगा 2M M into ACM तो नेट फोर्स इस पे कितना आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स 2F minus 2M F by 3 है ना 4F by 3 सही है इसमें कितना आ जाएगा नेट फोर्स 2F by 3 आ रहा है यस कुछ तो कर सकते F इधर क्योंकि नेट फोर्स में 0 होना चाहिए ना सेंटर ऑफ मास के अंदर सही आना चाहिए F इधर और इधर M into AC तो इसका नेट कितना आ जाएगा F plus M into F by 3 कितना आ जाएगा 4F by 3 सही लिखा ना ऐसे ही बताते हैं नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास पे में क्या होना चाहिए सिस्टम पे नेट फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए कभी बताओ कि मान लो कि सपोज ये डिस्टेंस सपोज चला गया x1 and then it come to rest तो इस पे इसने कितना वर्क किया और ये by 3 into x1 ये एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया सूडो प्लस एक्सटर्नल दोनों को मिला के एक साथ किया इस पे कितना वर्क किया ये सपोज x2 लिया है तो हो जाएगा 4F डिवाइड बाय 3 into x2 दैट इज कर लो क्या आ जाएगा हाफ k सही लिखा ना डेल्टा का तो 0 ही रहेगा सो x1 plus x2 इक्वल टू आ जाएगा कितना 4F by 3 into 2 by k 8F by 3 के सही है क्या x1 plus x2 हो जाएगा 8F by 3k कौन सा केस 0 नहीं उसमें तो मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि इलॉन्गेशन जब मैक्सिमम है बढ़ते 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 केस का फोर्स तो मैक्सिमम आएगा उसमें तो इसको थोड़ा सा और मैकेनिज्म इसको इसके मोशन को समझते हैं देखना ये फोर्स लग रहा है ये भी बड़ा फोर्स है इधर तो स्प्रिंग का इनिशियली फोर्स 0 है तो एक्सेशन मैक्सिमम सेंटर ऑफ मास पे इसका ये आगे जा रहा है जैसे आगे जा रहा है स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है एक समय ऐसा होगा बच्चों कि इसका इधर का फोर्स 4F/3 और kx क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा kx तो उस समय इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी अभी इधर है इसलिए और जाएगा इधर और जाके एक समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 जिस समय इसका 0 उसी समय इसका भी 0 और इलॉन्गेशन उस केस में मैक्सिमम फिर वापस आएगा कि यहाँ पे फिर से फोर्स नेट फोर्स 0 वेलोसिटी मैक्सिमम फिर आते फिर से ये नेचुरल लेंथ में आने के बाद फिर से रुक जाएगा क्या कंप्रेस होगा ये डिसाइड करना कौन सा सोचो नेचुरल लेंथ में whether the spring will suffer some compression or not in this particular case ये कोई सवाल in this particular case whether the spring will suffer some compression or not during subsequent motion
in this particular case whether the spring will suffer some compression or not during subsequent motion. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके मैकेनिज्म को समझना। इस पे 4f/3 लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम बैठे, तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा, सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूं, मैं अपने आप को रेस्ट में मानूंगा, मेरा एक्सेलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। तो मैं देख रहा हूं कि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, अभी नेचुरल लेंथ में इस पे ये फोर्स इधर लगना शुरू हुआ है, इनिशियली इसका वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा, एक समय पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स और px क्या है, इक्वल है। लेकिन चूंकि वेलोसिटी गेन कर लिया, सो इट विल गो फर्दर इन दिस डायरेक्शन, और फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? इन दिस केस इलोंगेशन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया वो कहां स्टोर हो गया है, स्प्रिंग। एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया वो कहां स्टोर हो गया है, स्प्रिंग। फिर स्प्रिंग इधर पुल करेगा, इधर स्प्रिंग पुल कर, एक्सटर्नल फोर्स अभी भी लग गया है लेकिन स्प्रिंग इधर पुल करा, फिर से यहाँ पे आएगा वेलोसिटी जीरो, क्योंकि अभी स्प्रिंग इधर, स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा है, यहाँ चूंकि वेलोसिटी गेन कर लिया, अब इधर वापस आ रहा है, वेलोसिटी जीरो से बढ़ रहा, फिर इधर आएगा, फिर स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स कम हो जाएगा, फिर वेलोसिटी कम होने लगेगी। अब बच्चों यहीं पे आकर फिर से वेलोसिटी जीरो होगा इफ यू गो थ्रू द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कहोगे सर ऐसा अगर नहीं होता है तो देखना, तुम कहोगे नहीं सर कुछ कंप्रेशन भी सफर किया, कुछ कंप्रेशन भी सफर किया, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स देखो तो यहाँ से यहाँ गया, एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क, यहाँ से आया एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव वर्क, सेम अमाउंट में, अभी तक एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो। अगर ये और इधर गया तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग गया ना, कितना 4f/3 का, तो अगर इधर आया तो एक्सटर्नल फोर्स ने कैसा वर्क किया है, नेगेटिव। यहाँ पे नेचुरल लेंथ से और इधर आया, कंप्रेशन अगर हुआ है, मान ले कि कंप्रेशन हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर से पॉजिटिव उतना ही, नेगेटिव इधर, और फिर इधर आएंगे तो नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर इधर आया है तो स्प्रिंग में एनर्जी क्या स्टोर होगा, डेल्टा यू। अभी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो कुछ एनर्जी स्टोर रहेगा ना, तो डेल्टा यू तो कुछ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा के कुछ होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो डेल्टा के होगा नहीं। इज इट क्लियर? और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का है नेगेटिव और ये का है पॉजिटिव। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो क्लियर, और ये डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज़ नेचुरल से इधर है कंप्रेशन, तो स्प्रिंग विल नॉट सफर एनी कंप्रेशन। नेचुरल लेंथ में आएगा, इलोंगेशन होगा, मैक्सिमम होगा, फिर आएगा, है ना, फिर नेचुरल लेंथ आएगा। सो दिस स्प्रिंग विल नेवर it will never be in compression during subsequent motion. Is it clear? किसी को कोई दिक्कत मन में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं ना? अब एक सवाल ले लेते हैं और, जहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या लेता हूँ, वेलोसिटी, ना कि ये कोलिजन टाइप का बस अभी कर लेते हैं।
अब थोड़ा आसान सवाल है बट कंसेप्चुअल है ये। अच्छा ये सिस्टम दे दिया है, इसको ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं और सेंट्रो मास फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये टफ नहीं है। एक ब्लॉक है जिसको मैंने वेलोसिटी दे दिया v नॉट, ये ब्लॉक है 12 मास जो भी रेस्ट में है और स्प्रिंग जो है अभी इनिशियली मैक्सिमम। तो अनुष्का सबसे पहले बताएगी कि व्हाट इज द VCM एट दिस मोमेंट, और इसको मैं अभी आज सॉल्व करूंगा, पहले सेंट्रो मास फ्रेम में फिर ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व। व्हाट इज द VCM राइट नाउ, तो ऐसा m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना v नॉट बाय, ठीक। मैं सेंट्रो मास फ्रेम में जा रहा हूं, यही सेंट्रो मास फ्रेम में मुझे क्या दिखेगा, सेंट्रो मास के फ्रेम में अगर बैठ गया तो इसका वेलोसिटी जो दिखेगा v नॉट इधर है, सेंट्रो मास फ्रेम में जा रहा हूं, ये मान लो ब्लॉक ए, ये ब्लॉक है बी। What is the velocity of a block in center of mass frame? क्या लिखोगे, velocity of A with respect to ground minus velocity of center of mass with respect to ground, is it correct? ठीक है ना, A with respect to center of mass, velocity of A with respect to ground minus C with respect to ground, सही है ना। तो A with respect to center of mass कितना है, V नॉट है, और VCM किधर इधर है, माइनस VCM कितना है, V नॉट बाई 3, that is equal to V नॉट बाई 3. What is velocity of B with respect to ground? So B with respect to center of mass. Velocity of B with respect to ground initially क्या है, 0, center of mass का velocity किधर है, इधर है ना, तो माइनस और velocity of center of mass with respect to ground V naught by, और किधर जाएगा, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, B का सेंटर ऑफ मास का फ्रेम में, B का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, V नॉट बाय 3 I कैप है, कितना हो जाएगा ये, V नॉट बाय 3 माइनस, इधर लिखेगा ना, VCM कितना है, V नॉट बाय 3 क्या I कैप ना, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मुझे क्या दिखेगा, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ये जा रहा है V नॉट टू V नॉट बाई 3 से इधर, और ये जा रहा है, ये सॉरी m मास है ना, नहीं ये 2 मास, ये जा रहा है V नॉट बाई 3 से। अब देखो इसका मोमेंटम जो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 हो जाएगा, देखो है क्या, अगर नहीं तो हमने कुछ गलत किया, m into 2 V नॉट बाई 3 इधर और 2m into V नॉट बाई 3 इधर, इज इट क्लियर, मोमेंटम 0। अभी क्या है ये नेचुरल, इसके पास एनर्जी अगर देखें तो भी कौन कौन सा एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। अब बताओ ये आगे जाएगा, इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों रेस्ट में आ जाए, इलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों, लिखो फाइंड, सवाल इसमें ये था, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, फाइंड
applying Bernoulli theorem या mechanical energy conservation because external force है नहीं. Bernoulli theorem in COM frame. At maximum elongation, if velocity becomes 0, तो kinetic energy में change क्या आ जाएगा बच्चों? Final 0. Initial कितना है? half into 2m into v0 by 3 का square plus initial और क्या है? इसका भी एनर्जी है half m 2 v0 by 3 का square. ये है बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फाइनली 0. डेल्टा के प्लस डेल्टा यू. डेल्टा यू में क्या हो जाएगा? हाफ के x is the maximum elongation, है ना? And that should be equal to whatever external force है नहीं, non conservative and 0. तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो हाफ के x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, हाफ m क्या करो सॉल्व, अभी मैक्सिमम एलोंगेशन आ जाएगा. क्या इस सवाल में ये सवाल इसलिए दिया क्या इन दिस पर्टिकुलर सम whether the spring will suffer some compression or not. इसको थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं. तो इसके मोशंस को देखो. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये जा रहा था v0 by 3 से इधर, ये जा रहा था v0 by 3 से इधर, तो v0 by 3. मोमेंटम क्या है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में? अभी 0. ये ऐसे जा रहा दोनों एक साथ रेस्ट में आएगा. उस समय सारा एनर्जी किसमें चला गया? पोटेंशियल. फिर स्प्रिंग इलोंगेटेड, फिर आएगा वापस. फिर जो इसके पास एनर्जी है जब यहाँ पे आएगा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में जिस समय आएगा तब फिर से इसके पास एनर्जी रहेगा कि नहीं? काइनेटिक रहेगा ना. टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन काइनेटिक रहेगा. तो इट विल फर्दर मतलब यहाँ पे कंप्रेशन होगा. ठीक है. फिर से जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों रेस्ट में आ जाए. तो जितना मैक्सिमम एलोंगेशन होगा उतना ही मैक्सिमम कंप्रेशन रहेगा. क्लियर? आई बात समझ में? एनर्जी कंजर्वेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन में वेलोसिटी 0 लिखो तो यही टर्म आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगा. मैक्सिमम कंप्रेशन जो आएगा वो यही है. चलो तो नेक्स्ट कोलिजन स्टार्ट कर दे. जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका वो कोलिजन. जब कोलिजन हो रहा है, दो बॉडी कोलाइड करे, तीन बॉडी कोलाइड करे,
पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन पे कि आफ्टर कोलिजन जो मोशंस है बॉडीज का वो एक लाइन पे कन्फाइंड है या एक प्लेन में या 3D में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कहें तो दो टाइप का कोलिजन होगा, एक बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल मतलब मूविंग बॉडी जो है वो एक ही लाइन पे कन्फाइंड है, रेक्टिलिनियर मोशन जैसा, ठीक है। मोशंस विल रिमेन कन्फाइंड ऑन ए लाइन, ठीक है। और दूसरा अगर ऐसा नहीं है, मतलब अभी बॉडी सपोज ऐसे आ रहा था, बाद में आफ्टर कोलिजन एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो उसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन, ठीक। तो इस बेसिस पे कि आफ्टर कोलिजन बॉडीज का मोशन जो है वो कैसा है, एक प्लेन में या एक लाइन पे, इस दो टाइप में डिवाइड। दूसरा बेसिस है कोलिजन का, उस बेसिस पे इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। जब कोलाइड हो रहा है, कोलिजन्स का जो बॉडी है मटेरियल है, वो मटेरियल एक टाइप का होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, हालांकि इलास्टिसिटी हमें पढ़ना है। जैसे अगर एक रबड़ लेते हो, रबड़ को तुमने क्या किया, ऐसे स्ट्रेच किया, ठीक है, तुमने कुछ फोर्स लगा के स्ट्रेच किया और फिर वापस लाया, तो वापस अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लिया, तो उसमें कुछ भी एनर्जी स्टोर नहीं रहा, जितना तुमने एनर्जी उसको दिया वापस वो दे देता। तो वैसा ही कुछ स्प्रिंग या कहो स्प्रिंग जैसा। तो मटेरियल में अगर डिफॉर्म होता है, मटेरियल कोलाइड होगा, कोलिजन में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। मटेरियल अगर डिफॉर्म होगा तो उसमें एक टेंडेंसी होती है, डेवलप होता है जो अपने शेप को रिगेन करे। जैसे मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया या रबर का एग्जांपल दिया, रबर को एलोंगेट करते हो तो फिर क्या करते हैं, उसमें टेंडेंसी क्या होता है, बैक टू अपने नॉर्मल पोजीशंस पे उसको शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी होता है। दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे ये मटेरियल को मैं डिफॉर्म करूं, ये थोड़ा सा टिल्ट किया, इसमें एक टेंडेंसी डेवलप है टू बैक टू अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन। अगर वो कंप्लीटली रिगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप को, तो कहते हैं मटेरियल क्या है, इलास्टिक। और अगर वो पार्शियली रिगेन करता है तो हम लोग बोलते हैं कि मटेरियल क्या है, इनइलास्टिक। और एक ऐसा भी मटेरियल होगा जब डिफॉर्म किया तो जैसा डिफॉर्म किया वैसा रहेगा, उसमें कोई भी टेंडेंसी रिगेन करने का नहीं, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे अगर मान लो गीली मिट्टी है ना, तो उसको अगर ऐसे मारो तो क्या हुआ, चिपक गया, वापस आता है क्या, वैसा ही रहता है, तो वो क्या हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसे एक रॉड ले लो, रॉड को बेंड किया है ना, यहाँ तक बेंड किया, जब वापस छोड़ दो तो ये यहाँ तक जाता है, थोड़ा नॉर्मल शेप में लाया, तो क्या वो इनइलास्टिक, पार्शियली रिगेन। तो वैसे उस बेसिस पे अगर कहें तो उस कोलिजन्स को तीन टाइप में हम डिवाइड करें। एक जिसमें मटेरियल जो कोलाइडिंग बॉडी है, मटेरियल अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेगा, मतलब डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी गया है वो वापस मुझे मिल जाएगा, मतलब नेट एनर्जी का लॉस नहीं, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक। तो उस टाइप के कोलिजन्स को बोलेंगे इलास्टिक। और दूसरा होगा बच्चों इनइलास्टिक, और तीसरा हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में कहेंगे मटेरियल रिगेन देयर शेप कंप्लीटली, that means no energy will be in deformation, will remain in deformation, no energy will remain in deformation, so kinetic energy will remain conserved. इनइलास्टिक में लिखोगे it regain their shape partially, it regain their shape partially.
That means there is some loss of kinetic energy. यह श्रावण सुनाई दे रहा है? और perfectly inelastic है बच्चों, doesn't have tendency to regain their shape. क्लियर? परफेक्टली इलास्टिक में अपना सेट को रिगेन भी नहीं किया तो क्या होगा, कुछ भी एनर्जी बैक पे मिला, जितना डिफॉर्मेशन मिला सब उसी में रह गया, मतलब इसमें एनर्जी का लॉस क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस वैल्यू मैक्सिमम एडिट का है। सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस किस टाइप के कोलिजन में होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में, उसमें मटेरियल में कोई टेंडेंसी नहीं है रिगेन करने का। तो देखो हमने दो टाइप में कोलिजन्स को डिवाइड किया था, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से कि हेड ऑन भी हो और इलास्टिक भी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हेड ऑन के ये तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे एंड देन बाद में हम लोग ऑब्लिक के तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। देखो तीन सिचुएशंस लिए हैं दोस्तों, ये है तुम्हारा बिफोर कोलिजन, कभी दूर दूर है, v1 v2 जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है या सेम डायरेक्शन में अगर है, और कोलिजन होना है तो सडनली v1 बड़ा होगा v2 से, देन वाली कोलिजन पे will occur। जब ये टच किया तो इसका वेलोसिटी ज्यादा है v1 का v2 से, तो क्या होगा, यहाँ पे टच किया तो डिफॉर्मेशन है ना, एंड देन डिफॉर्मेशन एक समय मैक्सिमम होगा और फिर इसमें टेंडेंसी रिगेन करने का, फिर वो डिफॉर्मेशन कम होते जाएगा और इसको एनर्जी मिलेगा एंड फाइनली ये दोनों सेपरेट हो गया, तो v2 डैश हो गया, इसका v1 डैश हो गया एंड देन इसके बाद मोशंस करेंगे। इसी चीज को समझाने के लिए मैं ऐसे लेता हूं, टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली मैंने इसको एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से लेता हूं, M1 है और समझो कि ये जो डिफॉर्मेशन में क्या रहा था, वो डिफॉर्मेशन को सोचो रिप्लेस कर दो स्प्रिंग से, इलास्टिक फोर्स से कंप्लीटली अपने शेप को रिगेन करेगा ये। तो सोचो ये जा रहा v1 से और ये जा रहा v2 से, और जब कोलाइड किया है क्योंकि v1 का स्पीड ज्यादा है तो ये क्या होगा, नजदीक आएगा, इसका वेलोसिटी अब कम होगा बच्चों, m1 का। क्यों कम होगा, बिकॉज स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, इधर, स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये जो स्प्रिंग है जो डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन जो है ये इधर फोर्स लगाएगा तो m1 का वेलोसिटी कम होगा, व्हाट अबाउट m2 पे तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा ना, तो वेलोसिटी
बढ़ेगा। इसका पहले ज्यादा था, इसका कम था, नजदीक आ रहा था, एक दूसरे को नजदीक आ रहा था। जैसे जैसे इलॉन्गेशन कंप्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका फोर्स इधर बढ़ा, तो इसका वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, और एक समय दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल। एक समय दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो गया, तो दोनों का जब वेलोसिटी इक्वल हो गया तो अब और नजदीक नहीं आएगा, तो उस समय कंप्रेशन क्लियर। दोनों का वेलोसिटी जिस समय इक्वल हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एट दैट मोमेंट कंप्रेशन विल बी, तो एक समय दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, both will become, both will acquire common velocity at maximum. तो क्या इसके बाद ये चलते रहेगा इसी कॉमन वेलोसिटी से या कुछ चेंजेस आएंगे? तो कहोगे सर अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो अभी भी M2 को किधर फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो M2 का वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगा कि नहीं? दोनों का वेलोसिटी इक्वल हुआ था, बट अभी भी स्प्रिंग क्या है, कंप्रेशन, तो M2 का वेलोसिटी अभी और इंक्रीज होगा, और M1 का वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ गया, इसका वेलोसिटी और कम हो गया, तो फिर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मिनिमम था, दोनों के डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और एक समय नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया बच्चों, तब तक इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा। इसका वेलोसिटी ज्यादा तो ये फिर आगे निकल जाएगा, और ये पीछे धीरे से जाएगा, या धीरे धीरे जाएगा, या बैक भी आ सकता है। इज इट क्लियर? बट ये तो आगे ही जाएगा, एक समय फिर बाद में क्या हो जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा, और सेपरेशन जब आ जाएगा तो अलग अलग वेलोसिटी ज्यादा, ये सपोज V2 डैश से जा रहा है, और ये सपोज V1 डैश से जा रहा है। ये कहानी मैंने स्प्रिंग को लेकर के स्प्रिंग से समझाया, हालांकि स्प्रिंग की जगह पे यहाँ पे क्या है, मटेरियल, वो भी इलास्टिक है, ऐसा है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है, एक बार देख लिया तो ध्यान में रखना। अब आते हैं, क्या इस पूरे कोलिजन्स में बिफोर कोलिजन से लेकर के आफ्टर कोलिजन, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, तो मोमेंटम क्या रहेगा, इनफैक्ट कोलिजन किसी भी टाइप का हो, क्योंकि जो कोलाइडिंग बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, और कोलिजन का टाइम इंटरवल भी इनफैक्ट बहुत कम होता है, तो उस टाइम इंटरवल में mg जैसे फोर्सेज को हम नेग्लेक्ट करते हैं। वी विल डिस्कस कि कब नेग्लेक्ट करेंगे, mg को तो नेग्लेक्ट ही करेंगे, नॉर्मल रिएक्शंस को कभी-कभी काउंट करना पड़ेगा, लेकिन कब करेंगे वो डिस्कस, मतलब स्मॉल फोर्सेज को हम नेग्लेक्ट करेंगे in the time interval of collision, because that time interval is very small. ठीक, जैसे मैंने शायद एक दिन क्लास में कहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो बॉम्ब को थ्रो किया था और हाईएस्ट पॉइंट को ब्लास्ट किया था, है ना, दो पार्ट में, 3 फ्रैगमेंट्स में बटा था, तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन वहां पे लगा दिया था। तो याद है मैंने बताया कि mg तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, mg लग रहा था, बट हम जस्ट बिफोर ब्लास्ट और जस्ट आफ्टर ब्लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे, उस बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में mg जैसे फोर्सेस का इंपैक्ट काउंट करने की जरूरत, ठीक है। एनीवे, यहाँ पे कोलिजन जब होगा, जब आइसोलेटेड बॉडीज हैं, तो लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, इनफैक्ट वो चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर? तो लिख लो पहला स्टेटमेंट, पहले लिखो, लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। और क्या इक्वेशन होगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंगली लिख लो। लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, और इनिशियल लीनियर मोमेंटम अगर मैं लिखूं, अभी जो डायरेक्शन शो किया है, ये वेक्टर क्वांटिटी मैंने डायरेक्शन सबका शो कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंगली लिखिए m1 v1 इनिशियल, इधर को पॉइंट्स लेते हैं, इसका भी m2 v2,
अच्छा ड्यूरिंग कोलिजन मान लो जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन है उस समय कॉमन वेलोसिटी v है, तो उस समय क्या हो जाएगा, दोनों का मास कॉमन है और फाइनल आफ्टर कोलिजन क्या है m1 v1 डैश प्लस ये इक्वल होगा, ये इसका मोस्टली लिखने वाला कि ये भी इक्वल होगा, मतलब ड्यूरिंग कोलिजंस भी लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा बिकॉज फोर्सेस तो लगी नहीं। ठीक, तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी का, दूसरा व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और फाइनली ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गया बच्चों, तो इसमें कोई एनर्जी है नहीं, तो एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सर ड्यूरिंग जो काइनेटिक एनर्जी है ड्यूरिंग कोलिजंस, क्या वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा या इनिशियल से ज्यादा होगा या कम होगा, क्यों कम होगा, कुछ एनर्जी इसके पोटेंशियल में गया, डिफॉर्मेशन में गया, एकदम करेक्ट। तो अगर कोई कहे स्टेटमेंट ध्यान से सुनना कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, but during collisions kinetic energy will not remain conserved, kinetic energy क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन अगर कहा जाए मैकेनिकल एनर्जी that will remain conserved, क्योंकि काइनेटिक कम हुआ तो वो कहां चला गया, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेगा। तो हम लोग मोस्टली जब भी करेंगे, जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, ड्यूरिंग की बात नहीं करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ये लिख लें, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बिफोर एंड आफ्टर। ये concept I hope clear, linear momentum will remain conserved throughout, kinetic energy will remain conserved before and after। So जो collision है उसमें यही दो इक्वेशंस लिखना है, पहला linear momentum conservation का m1 v1 जो ऑलरेडी लिख दिया था, फिर से लिख रहा हूं, ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो साइन ध्यान में देना है क्योंकि अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, सबका डायरेक्शन एक ही लिया था, इसलिए सबको पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे क्या क्या कहा, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन जो भी लिखा है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर। देखो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जो लिख रहे हैं ना, ये बहुत कन्वीनियंट लिख, तो वैसे क्यों, तो ये क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है, लीनियर होता तो ज्यादा आसान होता है, तो क्वाड्रेटिक है तो बहुत ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, बट करना तो ये कंसेप्ट तो ही है। तो एक काम करते हैं इन दोनों को मिला के कुछ देखते हैं कि कुछ हमें अच्छा सा टर्म निकलता है क्या। ठीक है, तो यहाँ देखो इनिशियल और फाइनल है, मैं एक काम करता हूँ कि 1 वाले ब्लॉक को एक तरफ और 2 वाले ब्लॉक को एक तरफ लिखना है, चलेगा, इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं बच्चों, m1 और v1 माइनस v1 डैश दैट इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v2, चलेगा, ये 1 को मॉडिफाई कर लिया, 2 को भी वैसे ही कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं, हाफ हाफ कर दिया, m1 कॉमन v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। देखना बच्चों ऑर्डर भी देखिए, ये क्वेश्चन 2 का मॉडिफाइड वर्जन है। अगर इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करूं मॉडिफाइड वाला, m1 जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बताएगा क्या आएगा v1
प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। कैसा आ रहा है? अब ये आ गई है, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, जस्ट सॉल्व कर लिया, डिवाइड कर इसमें देखो v1 और v1 डैश है, एक काम करते हैं इनिशियल वाले को एक तरफ फाइनल वाले को एक तरफ फिर से रीएडजस्ट कर देते हैं। तो इनिशियल वाले का हो जाएगा v1 माइनस v2 और ये हो जाएगा v2 डैश माइनस v1। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, लिख लिया तो ध्यान। ये बिफोर कोलिजन था, ये v1 ज्यादा था ना v2 से, तभी तो कोलिजन, अदरवाइज कोलिजन नहीं होता। तो देखो यहाँ पे इस सिचुएशंस में v1 माइनस v2 को क्या बोलेंगे? ये v1 ज्यादा और v2 से यहाँ पे दूर जा रहा है, कह सकते हैं v1 माइनस v2 से अप्रोच कर रहा हूं, है ना? कह सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये किस वेलोसिटी से आ रहा है? v1 माइनस v2 से। तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? देखो ये v2 डैश से दूर जा रहा है और ये v1 डैश से पीछे जा रहा है, बट स्लो आ रहा है, बट ये ज्यादा है, तो v2 डैश माइनस v1 डैश को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रैब कर लिया। इन इलास्टिक कोलिजन velocity of approach is equal to velocity of separation। और देखना ये अगर इक्वेशन लिखते हो, ये कैसा है? लीनियर या क्वाड्रेटिक? लीनियर। पहला इक्वेशन कैसा था? लीनियर। तो ये और ये दोनों लीनियर है बच्चों, और ये आया कहां से? इसी दोनों को मिला करके ना। तो ये दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन ये क्वाड्रेटिक करके इन दोनों को मिला करके एक अच्छा सा प्यारा सा इक्वेशन डेवलप कर लिया। सो अब क्या, अब से आगे मोस्ट ऑफ द सवाल में हम लोग प्रीफर करेंगे कि वी विल राइट दिस इक्वेशन और उसके बाद लिखेंगे ये वाला इक्वेशन। क्वाड्रेटिक अलजेब्रा लिखने से बचना चाहिए, बिकॉज़ क्वाड्रेटिक सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होगा। इज इट क्लियर? सो अब कोलिजन्स के अगर सवाल करेंगे बच्चों, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हम लोग पहला सवाल तो आपको ये लिखना है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, और दूसरा सवाल लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये कहीं और से आया, काइनेटिक वाले को ही मिला के लाया है, बट ये थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। क्लियर? तो जैसे छोटा सा सवाल लेता हूं, मैं मुझे बताना कि ये सपोज 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना, और ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है, और ये कोलाइड किया है, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी है, ठीक। ये 3 से आ रहा था, ये 2 से आ रहा है, और अगर कहा दिया जाए कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, और सवाल में दे दूं ये सपोज आफ्टर कोलिजन ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बी बताओ क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा बताओ? अभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? 1 या 5? 5। ये 3 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, नजदीक से आ रहा है ना। 1 सेकंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना से कम होगा? ये 3 से आगे चल गया, 2 से पास में आ गया, 5 से कम होगा ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नॉट 3 minus 2, 3 plus 2 हो जाएगा, बिकॉज़ डायरेक्शन, ठीक। हालांकि वेक्टर फॉर्म में लिखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये जाएगा, क्या था? v1 माइनस, अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का डायरेक्शन सडनली अलग होगा, बिकॉज़ अगर हम ए में बैठ के देखें तो b हमें पहले ऐसे आते दिखेगा, तो अप्रोच का डायरेक्शन ये, सेपरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन।
अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि ए का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका बता सकता हूँ कितना हो जाएगा? इज इट 6? 5 से नजदीक आया तो तब 5 से ही दूर जाना चाहिए ना। ये 1 से जाए तो उसको 6 से जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही निकाल लिया। मासेस क्या उससे बता दीजिए, अगर कर दिया इलास्टिक कोलिजन से। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द कोलिजंस, और नेक्स्ट क्लास थ्योरी पार्ट जो है बेसिक्स हम लोग यहाँ पे कर लिए, उसके बाद थोड़ी कमी है और इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। कोलिजंस बड़ा सा है, 2 क्लास कम से कम लगेगा अभी कोलिजंस पे, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। अच्छी पर मार्क्स अगर होता है पर्सनल तो देखते हैं। ठीक है, आज के इतना ही।